इला ने एबी के पीछे जाते हुए महसूस किया कि बाकी सारे एम्प्लॉय कुछ कानाफूसी करके हंस रहे हैं, लेकिन इला को अभी कोरियाई भाषा पता नहीं है तो उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसे लग रहा है कि सब इला का मजाक बना रहे हैं और उस पर हंस रहे हैं। केबिन में पहुंचकर एबी ने चेयर पर बैठते हुए कहा, तुम्हारा आज पहला दिन है मेरे केबिन के सामने। जो केबिन है वो मैंने तुम्हारे लिए रिजर्व कर दिया है। तुम अब से मेरे नज़रों के सामने रहोगी, मेरा मतलब सामने वाले केबिन में रहोगी, ताकि किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मैं तुमसे तुरंत बोल सकूं। इला ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन मेरा काम क्या होगा? एक 18 साल की बच्ची क्या काम कर सकती है? तुम्हारा काम है मेरी मदद करना और मेरे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। धीरे धीरे तुम ऑफिस के काम को सीख जाओगी, तब तुम्हें दूसरे एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिलहाल तो तुम मेरी हेल्प करो और यहाँ के कामों को सीखो। जाओ अपने कैबिन में और ये फाइल्स ले जाकर इसका फाइनल अपडेट्स मुझे भेज देना, ओके? इला एबी की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही थी। उसने फाइल्स उठाने की कोशिश की, लेकिन इला से फाइल्स उठाई नहीं गई। इला ने कहा, कोई बात नहीं सर, मैं दो दो करके फाइल्स ले जाती हूँ। एबी मुस्कुराकर कहा, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इला का मन तो गुदगुदा उठा। वो फाइल्स ले जाकर अपने कैबिन में जाकर बैठ गई। इला ने ध्यान दिया तो उसे पता चला उसका कैबिन एबी के कैबिन के ठीक सामने है और एबी उसे वहीं से देख सकता है और इला भी उसे देख सकती थी। ओह वाह, ये तो सच में मेरा प्रिंस चार्मिंग की तरह बिहेव कर रहा है। कैबिन भी ठीक सामने का दिया है, अब मैं इसको यहाँ से दिन भर तारती रहूँगी। थैंक्स गॉड। इला की नज़रें एबी को देख ही रही थी। वो फ़ोन को पकड़े हुए कंप्यूटर पर कुछ कर रहा था। एबी की नज़रें भी इला पर पड़ गई। इला ने हकबकाकर अपनी नज़रें नीची कर ली और एबी भी मुस्कुराकर कंप्यूटर पर लग गया। इला का मन अब कल्पनाओं में गोते लगाने लगा। इसका मतलब ये भी मेरी तरफ देख रहा है जैसे मैं इसे देख रही हूँ। क्या ये मुझे लाइक करता है? मैं कैसे पता करूँ कि ये मुझे लाइक करता है या नहीं? इला ने खुद के सर पर हाथ मारते हुए कहा, बिहेव योर सेल्फ इला एंड फोकस योर वर्क्स। मे आई कमिंग सर? मैनेजर की आवाज़ एबी को सुनाई दी। यस कम इन। मैनेजर कहता है, सर क्या मैम को वर्क्स के बारे में कुछ बताना है? वो फ्रेशर है, क्या मैं उनकी कोई हेल्प करूं? एबी कहता है, बच्ची है वो, अभी उसे खुद से सीखने दो। डोंट वरी अबाउट इला, उसे वैसे भी यहाँ काम नहीं करना है। आई विल मैनेज। कल की मीटिंग अरेंज कर दो, मैनेजर ने कहा। ओके सर। मैनेजर के जाने के बाद एबी ने इला के कैबिन वाले कनेक्शन टेलीफोन पर कॉल करके इला को अपने कैबिन में बुलाया। इला के आते ही एबी ने कहा, कॉफ़ी बनाना आता है? इला ने कहा, नहीं, मैंने कभी कॉफ़ी नहीं बनाई है, लेकिन अगर आपको चाहिए तो मैं मंगवा सकती हूँ। नो थैंक्स, मैं खुद मंगवा लूँगा, और मैंने तुम्हारे लिए भी कॉफ़ी मंगवा लिया है, तो तुम थोड़ी देर यहीं बैठो। इला मन में सोचती है कि जब इसने पहले ही कॉफ़ी मंगवा ली है तो फिर इसने मुझसे क्यों पूछा? क्या ये मुझसे बात करने के बहाने ढूंढ रहा है? लेकिन इला को बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। मॉर्निंग से तो वो ठीक थी, लेकिन पिछले 2 घंटे से उसके पैर कांप रहे थे। उसका चेहरा पीला सा लग रहा था। एबी ने इला के माथे पर हाथ रखते हुए कहा, तुम्हें बुखार है? इला ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, बस थोड़ा बेचैनी महसूस हो रही है, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सच्ची। यहाँ सब कोरियाई भाषा में बात करते हैं, इंग्लिश बहुत कम ही यूज करते हैं, लेकिन आपको तो जर्मन भाषा भी आती है, इसी वजह से मैं यहाँ अपनापन महसूस कर रही हूँ। मैं एक बार फिर आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। एबी उसका कुछ से जवाब नहीं देता है और कहता है, फाइल रेडी हो गई? अभी नहीं, मैं रेडी करके लाती हूँ। इला जल्दी जल्दी वहाँ से निकलकर अपने कैबिन में चली गई। एबी उसे देखकर मुस्कुराता रह गया। इला अपने कैबिन में गई और अगले 3 घंटों में वो अपने कामों में व्यस्त रही, लेकिन फिर भी इला से वो फाइल अपडेट नहीं की गई। उल्टा और ज़्यादा परेशानी हो गई। जर्मन के बड़े बिजनेसमैन के घर की इला इकलौती बेटी थी। फूलों में उसकी परवरिश हुई थी, भला वो कैसे एक एम्प्लॉय की जिम्मेदारी निभा सकती थी? इला ने उदास होकर कहा, आई मिस यू डैड, बट आई हेट माई पास्ट। इला गुस्से में सामने के कैबिन में देखी। एबी मैनेजर से डिस्कस में बिजी था। उफ, इतना काम देने की क्या ज़रूरत थी मुझे? इला ने एबी को कोसते हुए कहा। फिर इला ने एबी को सोचते हुए कहा, क्या ये भी मुझे लाइक करता होगा? ऑफ कोर्स, वरना ये मेरे लिए इतना कुछ क्यों ही करता? आज मैं रात को इसे बोल दूंगी कि मैं इसको लाइक करती हूँ।
इला खुद से ही सोचे जा रही थी। उधर मैनेजर ने एबी से कहा, सर मैम को इतना काम देना ज़रूरी है क्या? वो तो बहुत छोटी है। एबी ने मुस्कुरा दिया और उसकी बातों को इग्नोर किया, जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो। लंच का टाइम हो गया है और सभी एम्प्लॉय लंच के लिए जा रहे थे। एक गर्ल एम्प्लॉय इला के कैबिन से गुजर रही थी। उसने इला से इंग्लिश में सामने से आकर कहा, क्या हमारे साथ लंच करोगी? चूँकि लड़की ने इंग्लिश में कहा तो इला को समझ आ गया था कि वो उन लोगों से थोड़ा बहुत इंग्लिश में बात कर सकती है। इला ने मना कर दिया, ये बोलकर कि उसका मन नहीं है। उस लड़की ने अपना नाम बताते हुए कहा, मेरा नाम यांग है। माय नेम इज़ इला। इला ने मुस्कुराकर जवाब दिया। यांग ने फिर कहा, तुम्हारा कैबिन सर के कैबिन के सामने है। यहाँ से तो सर भी दिखते हैं। वाह, अब हमें यहाँ से पता चलता है कि यांग का एबी पर क्रश है। तुम खुश नसीब हो जो सर के साथ आने का मौका मिला है। इतने सालों में हमने कभी सर को किसी लड़की के साथ आते नहीं देखा। खुद सर ही महीनों बाद ऑफिस आते हैं। वैसे तुम सर की कौन हो? मेरा मतलब जिस तरह से उन्होंने तुम्हारा इंट्रो दिया था उससे तो यही लगता है कि तुम सर के बहुत क्लोज हो, राइट? इला इनकार करते हुए कहती है, नहीं, हम बहुत ज़्यादा क्लोज नहीं हैं। तुम एबी को कब से जानती हो? मतलब सर को कब से जानती हो? यांग बताती है, बहुत सालों से, यही कोई 6 सालों से जानती हूँ और सर ऑफिस कभी कभी ही आते हैं, लेकिन हम लोगों से रूबरू होकर जाते थे। एक्चुअली वो साउथ कोरिया में नहीं रहते थे, इसलिए जब बहुत ज़रूरी होता था वो तभी यहाँ आते थे। कभी कभी तो पूरा पूरा साल गुजर जाता था, वो यहाँ नहीं आते थे। लेकिन पिछले 2 साल में सर ने बहुत मेहनत की है और हमारी कंपनी ने बहुत ज़्यादा ग्रोथ की है। इला और यांग काफ़ी देर आपस में बात करते हैं, इससे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। इला के सर में बहुत दर्द था। वो यांग से और भी बात करना चाहती थी, लेकिन अच्छा फील न होने की वजह से उसने कहा, यांग, नाइस टू मीट यू। यांग ने कहा, लंच के बाद हम ब्रेक पर मिलेंगे। यांग के जाते ही इला ने अपना सर टेबल पर रख दिया। वो कुछ बोलने की हालत में नहीं थी। उसके सर में बहुत तेज दर्द था। उसे कुछ भी बेहतर महसूस नहीं हो रहा था। वो बस अपनी आंखों को बंद करना चाहती थी। लगभग आधे घंटे के बाद मैनेजर से बात करते हुए एबी को लंच का ख्याल आया। एबी ने मैनेजर के जाने के बाद इला के कैबिन कनेक्शन पर कॉल किया ताकि इला को लंच के लिए पूछ सके, लेकिन कोई जवाब न मिलने के बाद उसने सामने देखा तो इला उसे नहीं दिख रही थी। उसी वजह से वह जल्दी से उठकर इला के कैबिन की तरफ गया। इला को देखते ही एबी बहुत ज़्यादा खौफजदा हो गया। इला को देखकर उसको चक्कर आने लगे थे। इला चेयर के नीचे बेहोश पड़ी थी और इला की सफ़ेद स्कर्ट ब्लड से लाल हो चुकी थी। इला को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी कि उसके कमर के नीचे तक पूरा हिस्सा ब्लड से भीग गया था। उसी ब्लीडिंग की वजह से इला बेहोश हो गई थी। एबी को हड़बड़ाहट में समझ नहीं आ रहा था कि इला को पीरियड्स की वजह से इतना ब्लीडिंग हो रहा है या इला को कोई गंभीर बीमारी हो गई है। देखकर तो लग रहा था ब्लड पीरियड का है, लेकिन इतना ज़्यादा, वो भी इस हालत में, ज़रूर कुछ तो ठीक नहीं है। आनन फानन में एबी ने अपनी शर्ट उतारकर इला के कमर पर बांध दिया और उसे गोद में उठाकर बहुत तेज़ी से कार की तरफ बढ़ा। सभी एम्प्लॉय इतना खून देखकर डर रहे थे। एबी के मैनेजर ने इमरजेंसी में हॉस्पिटल में एडमिट होने के लिए कॉल कर दिया था। एबी ने मैनेजर के हेल्प से इला को कार में बिठाया। सभी ऑफिस के लोग बहुत डरे हुए थे और हैरान भी थे कि एबी की आंख में इला के लिए आंसू थे। उसके चेहरे से साफ साफ इला के लिए फिक्र जाहिर हो रहा था। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया था। एबी की हालत को देखकर सब यही सोच रहे थे कि क्या इला एबी के लिए बहुत खास है। एबी सियोल के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इला को लेकर पहुंच गया, जो वहां से कुछ ही दूरी पर था। इला को एडमिट किया गया। डॉक्टर, स्टाफ पहले से ही एबी को जानते थे। उन्होंने इला का ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। एबी के लिए एक एक सेकेंड इस तरह से थे मानो उसकी जान इला में रुकी हुई थी। उसके मन में बहुत सारे सवाल थे और उन्हीं उलझनों के साथ वो डॉक्टर के बाहर आने का इंतज़ार कर रहा था। मैनेजर भी एबी के साथ था। उसने कहा, सर आप तो खुद एक डॉक्टर है, आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या इला मैम को कोई खतरा है? मतलब कोई परेशान करने वाली बात है? एबी चुप था। फिर वो बोला कि मैं जिस बात के लिए डर रहा हूँ बस वो बात ना निकल जाए, और इला को जब तक होश नहीं आता है तब तक टेंशन की बात है। मैनेजर ने पूछा,
हम मैम को अपने हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गए? वहाँ ट्रीटमेंट अच्छा होता, एबी बताता है। शायद इतना वक्त नहीं था क्योंकि इला को बहुत ब्लीडिंग हो रही थी। सबसे नज़दीक यही हॉस्पिटल था। एबी की आंखों में इला के लिए अभी भी आंसू थे और मैनेजर भी काफ़ी परेशान दिख रहा था। शायद वो एबी के लिए ज़्यादा परेशान था। आफ्टर ऑल साउथ कोरिया में एक वही है जिसे एबी अपना करीबी मानता है। थोड़ी देर में डॉक्टर आई। उन्होंने एबी से कहा कि ट्रीटमेंट कर दिया है, ब्लीडिंग कम हो चुकी है, लेकिन होश में आने में 2 से 3 घंटे लगेंगे उन्हें। इस वक्त आराम की बहुत ज़रूरत है। मुझे इला के फैमिली में से किसी से बात करनी है। अगर आप उनकी फैमिली में से है तो फॉर्म फिल कर दीजिए और उसके बाद आप पर्सनली मुझसे मिल लीजिए। एबी ने अपना पूरा नाम बताया। नाम सुनते ही डॉक्टर एबी को पहचान गई। आपको कौन नहीं जानता है सर? आप इस हॉस्पिटल में पिछले 5 सालों में सबसे ज़्यादा डोनेट करते हैं। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि मैं आपसे इस तरह मिलूंगी। डॉक्टर ने कहा, आई एम सॉरी क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाई। फिर वो आगे की प्रोसेस के लिए पूछती है, वो लड़की आपकी कौन है? क्या मैं आपसे उनके बारे में बात कर सकती हूँ? डॉक्टर की बात सुनकर एबी खामोश हो गया, लेकिन थोड़ी देर बाद एक लंबी और गहरी सांस के साथ कहा, वो लड़की मेरी वाइफ है। हम शादीशुदा है। आप मुझसे बेझिझक बता सकती है। डॉक्टर ने कहा, आपकी फिक्र को देखकर मुझे लगा ही था कि आप उनके हस्बैंड होंगे। सर, आप मेरे साथ आइए, मुझे कुछ बात करनी है आपकी वाइफ के बारे में। एबी परेशानी के साथ पूछता है, वो ठीक तो है? डॉक्टर बताती है कि वो अब ठीक है, बस कुछ रिपोर्ट के बाद बाकी कह सकते हैं। एबी कहता है कि मैं थोड़ी देर में आपसे आके मिलता हूँ। डॉक्टर के जाने के बाद एबी फिर सीट पर जाकर बैठ गया। एबी के उदासीन चेहरे से इला के लिए फिक्र जैसी बात नजर आ रही थी। मैनेजर भी एबी के पास बैठ गया। वो समझ गया था जरूर कोई गंभीर बात होगी। आखिर सर भी तो एक डॉक्टर है, उनको पता चल ही गया होगा कि मैम को क्या हुआ। उसने हिम्मत करके सर से पूछना चाहा, लेकिन इस खामोशी की वजह से उसे पूछने की हिम्मत नहीं हुई। मैनेजर के हाव भाव से लग रहा था कि उसे पहले से पता है कि इला कौन है। एबी ही इला का हस्बैंड एल्बर्ट है। ये भले ही थोड़ा चौंकाने वाला होगा, लेकिन एबी के लिए सब जाना पहचाना था। एबी के आंख में इला के लिए आंसू थे और वो अपने उस दिन को सोचने लगा जब 13 साल बाद वो इला के बर्थडे पर इला से मिलने वाला था। लेकिन उससे पहले उसने कॉल पर इला के मुंह से अपने लिए इतनी नफरत सुनकर वो दंग रह गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसे अब तक यही लग रहा था कि जितनी मोहब्बत वो इला से करता है, इला भी उससे उतनी ही मोहब्बत करती होगी, उसका इंतज़ार करती होगी। इला के मन में खुद के लिए इतनी नफरत एल्बर्ट से बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने जर्मनी के एयरपोर्ट से वापस जाने का मन बना लिया था। इत्तेफाक और किस्मत देखो कि एयरपोर्ट पर वो जिस लड़की से टकराया वो कोई और नहीं बल्कि इला ही थी। एबी ने इला को देखते ही पहचान लिया था क्योंकि उसने इला को शुरू से सोशल मीडिया फिक्स को फॉलो किया था। वहाँ एल्बर्ट को ये समझने में देर नहीं लगी थी कि इला घर छोड़कर भाग रही थी। इला के डैड ने भी एल्बर्ट को इला के साथ देख लिया था, इसलिए वो एल्बर्ट के मेल को पढ़ने के बाद बेफिक्र हो गए और इला को ऐसे जताया जैसे उन्होंने कुछ देखा ही नहीं है। तभी तो वो सुकून में है, ये सोचकर कि इला के साथ एल्बर्ट है। एबी को पहले से पता था कि इला का सपना है साउथ कोरिया में रहने का, इसलिए उसने अमेरिका में पढ़ाई के दौरान ही कोरिया में एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया, जिसके सिलसिले में वो कभी कभी कोरिया आता था। वक्त के साथ एल्बर्ट कोरिया में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुका था। इतना बड़ा और खूबसूरत घर उसने इला के लिए ही तो बनवाया था। अपने लिए इला की नफरत को सुनकर एल्बर्ट ने मन बना ही लिया था कि वो कभी इला के सामने नहीं आएगा, लेकिन किस्मत में उन्हें मिलना लिखा था। एयरपोर्ट की मुलाकात के बाद एबी कभी इला को अकेला नहीं छोड़ पाया, क्योंकि अगर वो इला को सच बता देता तो शायद इला उसके साथ नहीं रहती और इला की सेफ्टी सबसे ज़रूरी बात थी, जिसकी वजह से एबी को अपनी पहचान छिपानी पड़ी। उसने सियोल एयरपोर्ट पर जानबूझकर अपना मोबाइल छोड़ दिया था ताकि वो फिर से इला से मिल सके। अपने उन बीते दिनों को सोचकर एबी बहुत ही बेचैन था कि अचानक उसके कानों में आवाज़ आई, सर, डॉक्टर ने आपको बुलाया है। एबी ने मैनेजर से वहीं रुकने के लिए बोलकर डॉक्टर से मिलने गया। हालांकि डॉक्टर एल्बर्ट को पहले से जानती थी, क्योंकि कोरिया में एल्बर्ट का खुद का हॉस्पिटल भी है
जहाँ वो खुद डॉक्टर के कामों को कभी कभी किया करता था और उस हॉस्पिटल में सबसे ज़्यादा डोनेशन एबी की कंपनी की तरफ से आता था। सर, आपको तो पहले से पता चल गया होगा कि मैम की प्रॉब्लम उनके पीरियड से रिलेटेड है। येस आई नो, डॉक्टर ने कहा। मुझे हैरानी इस बात की है कि आप उनके हस्बैंड हैं। आपको कैसे नहीं पता चला कि उनको अभी तक पीरियड नहीं आए हैं, जबकि उनकी उम्र 18 की है। उन्हें तो 5-6 साल पहले ही पीरियड आने चाहिए। आपने ख्याल क्यों नहीं किया? आपको पता है कि पीरियड टाइम से न आना कितनी सीरियस बात है। ये भी उन्हें बताता है कि हमारी अभी अभी अरेंज मैरिज हुई है, इसलिए हमें बात करने का मौका नहीं मिला। ये भी उनके सामने से नहीं बताना चाहता था कि उन दोनों की शादी तो बचपन में हुई थी। जाहिर सी बात थी, एजुकेटेड लोग, एजुकेटेड समाज बाल विवाह की कुरीति को अच्छे से समझते हैं। उसने डॉक्टर से कहा, बट डॉक्टर, बहुत कम केस में ऐसा होता है जब लड़की को 18 की उम्र में भी पीरियड नहीं आते हैं। हाँ, इसलिए आपकी वाइफ को इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, लेकिन वो अभी बहुत कमज़ोर है। अगले कुछ दिन तो उनका बहुत सावधानी से ख्याल रखना होगा। आपको उनसे फिजिकली कांटेक्ट नहीं रखना है और उनके हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। एल्बर्ट ने हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर, कभी कभी ऐसे केस में फ्यूचर प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम आती है। तो डॉक्टर उनसे पूछती है कि क्या इला को तुम्हारे साथ फिजिकल होने में परेशानी होती है? दरअसल डॉक्टर, हमारे बीच अभी फिजिकल रिलेशन नहीं है। हमारी अभी अभी शादी हुई है, तो हमें दोनों एक दूसरे को पहले अच्छे से जानना चाहते हैं। डॉक्टर ने कहा, ओके, तो फ्यूचर प्रेगनेंसी के बारे में अभी से कुछ नहीं कहा जा सकता है। आप खुद एक डॉक्टर हैं, आप मुझसे बेहतर इस बात को समझ सकते हैं। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच। क्या मैं कल सुबह इला को घर पर शिफ्ट कर लूँ और वहीं से पर्सनली उनका इलाज करूँगा? डॉक्टर कहती है, नो प्रॉब्लम, कुछ घंटों में उनको होश आ जाना चाहिए। आप चाहे तो उनसे मिलने जा सकते हैं। ये भी डॉक्टर से मिलकर वापस आया तो मैनेजर ने फिर पूछा, सर आर यू ओके? एबी ने बताया कि सब ठीक है, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो और अगले 1 हफ्ते की सारी मीटिंग और डिस्कस कैंसिल कर दो। और फिलहाल इला और मेरे रिश्ते के बारे में किसी को नहीं पता चलना चाहिए, मेनली ऑफिस मेंबर्स को। ओके, 1 हफ्ते मुझे घर पर ही रहना है, तो पहले की तरह मेरी जगह सारे ज़रूरी कामों को तुम हैंडल करोगे। ओके सर, मैं समझ गया। मैनेजर एल्बर्ट का सबसे खास और सबसे वफादार मैनेजर था। ये भी अपनी सारी बातें, दुख, परेशानी, टेंशन, खुशी उससे शेयर करता था। यही वजह थी कि मैनेजर को इला के बारे में पता था कि वो एबी की वाइफ है। उसने कहा, सर मैं आज रात आपके साथ रुकना चाहता हूँ। यहाँ किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं हाजिर रहूँगा। ओके, इतना बोलकर एबी इला जिस रूम में एडमिट थी वहाँ गया। इला की हालत देखकर उसे बहुत दुख हो रहा था। एक छोटी सी लड़की जिसे अभी तक सही और गलत का भी पता नहीं है, अचानक से इतना खून देखकर वो किस डर से गुजरी होगी। इला की इस हालत के लिए एबी खुद को भी कोस रहा था। आखिर उसे तभी चेक करना चाहिए था जब उसे शक हुआ था कि शायद इला की तबीयत सही नहीं है। एबी ने इला के पास पहुंचकर देखा, उसके नन्हे से हाथों में ग्लूकोज की बोतल चढ़ाई जा चुकी थी और दूसरे हाथ में खून चढ़ाने का प्रोसेस चल रहा था। एबी ने अपना कार्ड दिखाकर नर्स को भेज दिया, ये बोलकर कि वो खुद संभाल लेगा। नर्स के जाने के बाद एबी ने बीपी और रिपोर्ट्स चेक की, फिर इला के पास आकर बैठ गया और अपना हाथ इला के सर पर रखकर फेरने लगा। वो बस इतना जानता था कि इला वो शख्स है जिसे एबी बेइंतहा मोहब्बत करता है। अगर आपको इस कहानी के आगे का पार्ट देखना है तो कमेंट में बताइए और प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।